नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें ये बताना है कि पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है साइमन कमीशन का बहिष्कार और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। अब इनको सही कालक्रम में लगाना है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ था, 1919 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुई थी। इसी तरह से साइमन कमीशन का जो 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठन किया गया और 1928 में ये कमीशन भारत आया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ। तो अब इसमें से सबसे पहले ये हुआ था और सबसे बाद में ये हुआ है। 4 नंबर पे इसको लिख देते हैं। उसके बाद है साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। और 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा जब शुरू हुई थी, उसी के टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ये हो गया 3 नंबर पे। तो इसमें हो जाएगा 1324। 1324 मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल विधान परिषद में 6 से 10 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के संबंध में सफल बिल किसके द्वारा पेश किया गया था। ये जो बिल था ये असफल हो गया था। ये बिल किसने पास किया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में 6 से 10 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसकी व्यवस्था के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल पेश किया था, जो कि असफल हो गया था। इसमें टोटल विपक्ष में जो मत पड़े थे 38 पड़े थे और पक्ष में जो है 13 मत पड़े थे, इसलिए ये विफल हो गया था। तो इसमें सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग मद्रास किस चीज से संबंधित है। इसमें किस चीज से संबंधित है ये बताना है। आजादी की पहली लड़ाई की घटना है, एक प्रकार का कपड़ा है, एक प्रकार का पौधा है, या ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ब्लीडिंग मद्रास आखिर इनमें से है क्या, ये बताना है। देखिए, ब्लीडिंग मद्रास जो है एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। 60 बाई 40 का जो हथकरघे में बुना हुआ ये होता है और धारियों या ठोस वर्गों में भिन्नता के साथ कपड़ों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई अलग नाम कौन कौन से, एक तो इसको मद्रास चेक के नाम से जाना जाता था, असली मद्रास रुमाल के नाम से जाना जाता था, जॉर्ज कपड़ा या गिनी कपड़ा या ब्लीडिंग मद्रास, इन नामों से ये जाना जाता था। इसे ब्लीडिंग मद्रास कहते क्यों थे? को इसलिए कहते थे ब्लीडिंग मद्रास क्योंकि हर बार जब इसको धोया जाता था तो इसका रंग निकलता था, और रंग निकलने के बाद ये फीका नहीं होता था, लेकिन और गाढ़े रंग में एक नया अवतार धारण कर लेता था, इसलिए इसको ब्लीडिंग मद्रास बोलते थे। और ये एक प्रकार का कपड़ा था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जो कि मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप इसको आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है या आने वाला पुलिस का एग्जाम है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस ऐप के बारे में ध्यान से सुनिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्स स्मार्ट लाए हैं आपके लिए यूपी पुलिस, आरओ एसएससी जीडी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट। इसमें आपको जो पैनल दिख रहा है, इसमें ओपन का जो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो अंदर के टेस्ट आपको दिख जाएंगे। जो ये टेस्ट हैं ये सिलेबस के बेसिस पे बनाए गए हैं सारे टेस्ट। अब हम आपको दिखाते हैं इसको यूज कैसे करना है। अब सपोज आप जनरल इंटेलिजेंस या हिस्ट्री या मैथमेटिक्स कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ फ्री टेस्ट दिए गए हैं और उसके बाद पेड टेस्ट हैं। तो अगर हम रीजनिंग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अटेम्प्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका पेपर खुल जाता है। पेपर में क्या है कि आपको बाइलिंगुअल सीरीज है ये, मतलब हिंदी में भी होगा और फिर इंग्लिश में भी होगा। मतलब दोनों तरह के विद्यार्थी, जो हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी है ये, और जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी है। डिटेल्ड आंसर देखने के लिए सी आंसर पे क्लिक करेंगे। कि सी आंसर्स पे क्लिक करके आप आंसर देख लेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी नीचे दिया हुआ है,
तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पूरे आंसर्स आपको मिलेंगे। अब पेमेंट ऑप्शन में आप देखेंगे तो अगर कि हम कंप्लीट टेस्ट हम खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कि ये एसएससी जीडी का है, कंप्लीट टेस्ट खरीदना चाह रहे हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिटेल मिल गई, वैलिडिटी 1 ईयर है, 60% ऑफ है, 179 का है। अब इस परचेज नाउ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी अगली विंडो खुलती है। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ, DRISHTI। ये जब कूपन डालेंगे, कूपन कोड और अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे 49 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब 60% पहले था, हमारा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो 49 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आपको टोटल 130 रुपीज़ पे करने हैं। इसको पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई में दो ऑप्शंस हैं, एक है पे बाय क्यूआर कोड। पे बाय क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर खुल के आ जाएगा और नीचे अपनी यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे क्यूआर कोड से हमें करना है पेमेंट और हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक विंडो खुलेगी जिसमें क्यूआर कोड होगा। आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और ये 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप इसको जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करें और अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका पोजीशन जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सिक्योर हो सके। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोड डालना ना भूलें। कूपन कोड डालेंगे DRISHTI दृष्टि, जिससे कि आपको 49 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया? मुख्यालय के तौर पे पुराने जकार्ता इतिहास संग्रहालय का जो इस्तेमाल है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और इस इतिहास संग्रहालय की स्थापना 1710 में की गई थी। बाद में हुआ ये कि डच उपनिवेशी सरकार का ये मुख्यालय बन गया और जकार्ता इतिहास संग्रहालय जो है जकार्ता नगर के पुराने भाग में स्थित एक संग्रहालय है और इसे फतहिला संग्रहालय या बताविया संग्रहालय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने की? आरजी भंडारकर ने की, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानडे? देखिए, गोपाल हरि देशमुख जो हैं, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर, लोकहितवादी, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश की शुरुआत की। इनका जन्म 18 फरवरी 1823 में हुआ था और इन्होंने जो मेन काम किया है, महिला शिक्षा, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पे काम किया है। तो दोस्तों देखिए, जो भी मैं डिस्क्रिप्शंस आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के आंसर का, तो उसको आप ध्यान से सुन के नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया? नवाब सिराजुद्दौला को जब ये पता लगा कि उन्होंने जो चेतावनी दी है उसका अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ा है और उसके बावजूद अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के अंदर अपनी सेना बढ़ा दी है, तो 16 जून 1756 को नवाब ने हमला कर दिया और उस वक्त अंग्रेजों का गवर्नर था जॉन ड्रैक। ये नोट कर सकते हैं आप कहीं पे। नवाब के हमले की खबर जब जॉन ड्रैक को मिली तो उसने अपने कमांडर परिषद के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ एक हुगली में एक काफी बड़ा जहाज खड़ा था, उस पे सबको लिया और वहां से भाग गया। अच्छा, इस हमले के तुरंत बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक और लड़ाई हुई 1757 में, प्लासी की लड़ाई जो बोली गई, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना जो है वर्चस्व शुरू कर दिया और ज्यादा तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा 16 जून 1756 नवाब ने हमला किया था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला 1756 में किया। अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखो, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1920 को हुई थी। ये क्यों हुआ था? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो मेन कारण थे इसको शुरू होने के, जो असहयोग आंदोलन था। 1922 में
ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि चौरी चौरा की जो घटना थी उससे गांधी जी बहुत आहत हुए थे, तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो इसका सही आंसर है 1920। 1920 में जो है पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया? आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो किया है गुरु अर्जुन देव ने। ये पांचवें सिख गुरु थे और आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस ग्रंथ में 1430 अंग, भाई नोट कर सकते हैं आप इसको, कहीं पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1430 अंग थे इस ग्रंथ में और 6000 शब्द हैं जो कि पद्य शैली में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। 1929 सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, 1930 साइमन कमीशन, 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पिछले क्वेश्चंस कायदे से देखे हैं, सारा पूरी तरह से देखा है, डिस्क्रिप्शन सुना है ठीक से, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से तुरंत के तुरंत सॉल्व कर चुके होंगे मेरे को डिस्क्रिप्शन बताने से पहले। देखिए इसकी डिटेल्स में अगर जाएंगे तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका गया था। ये किसने फेंका था? शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका था। तो पहला तो सही है। दूसरा की हम बात करें तो इसमें क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें तो 7 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। अब साइमन कमीशन, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था और 1927 में इसको शुरू किया गया था। तो भारत में 1928 में आया था, 1930 से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? कराची, बॉम्बे, लखनऊ या लाहौर? देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और इसमें क्या था कि जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें आंसर होगा फोर्थ वाला, लाहौर। गांधी जी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, ये कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा। ये वचन जो है महात्मा गांधी के खुद के वचन हैं और ये इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था और ये कितनी दूरदर्शी बात उन्होंने कही थी कि आज तक गांधीवाद है और चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? दुर्रानी, मराठा, मैसूर या सिख? देखिए मराठा साम्राज्य इसका आंसर होगा क्योंकि 1674 से 1818 तक ये अस्तित्व में रहा। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ ही मराठा साम्राज्य, इसको मराठा संघ भी बोलते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी और 1818 में जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की जब हार हो गई उसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मराठा साम्राज्य। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को किस स्थान पर कैद में रखा गया? देखिए 30 अप्रैल 1837। ये फैक्ट्स जो हैं, डेट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये नोट करते रहें आप लोग, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें आपको कम से कम 4 से 5 फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में। 30 अप्रैल 1837 को अंतिम लड़ाई में अफगान हारे थे लेकिन हरि सिंह प्राणघातक रूप से घायल हुए। अब हुआ क्या, इसी बीच 1838 में शाह शुजा जो है ब्रिटिश मदद के साथ अगस्त 1839 में काबुल के सिंहासन पर दोबारा आ गया। अब दोस्त मोहम्मद खान को जो है नवंबर 1839 में कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन वह उसके बाद लाहौर दरबार के साथ उसके अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो अप्रैल 1842 में शाह शुजा की हत्या के बाद अपनी पूर्व स्थिति में बहाल हो गया। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलकत्ता। डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कौन सी थी? ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात हो रही है कि इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कौन सी थी, ये बताना है। कौन सा? चार ऑप्शन है। व्यापगत का सिद्धांत, इसकी समाप्ति,
अवध का अधिग्रहण, निम्न बर्मा पर कब्जा या पंजाब का अधिग्रहण। देखो, सबसे बड़ी गलती जो थी ये थी अवध का अधिग्रहण। हुआ क्या, अवध के अधिग्रहण का फैसला इन्होंने लिया 1856 में, और इनके डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के इसी फैसले के कारण अवध के लोगों और सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके चलते अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची, नुकसान बहुत हुआ है। तो ये अवध का अधिग्रहण जो है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची, मतलब पहली भारतीय रचना अंग्रेजी में किसने लिखी ये बताना है। कृष्ण मोहन बनर्जी, काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावगीश या हरिनंदा। अब इसमें जो काशी प्रसाद हैं, इन्होंने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी, द शायर, और इसको 1830 में प्रकाशित किया गया। कौन सी कविता थी? द शायर, और इसको 1830 में प्रकाशित किया। ये लिखी काशी प्रसाद घोष ने। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई भी कहीं पर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किस तरह से क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी हिसाब से बनाऊंगा। तो तब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐप का लिंक मैंने दे रखा है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।